कल अर्थात कि 5 फरवरी के दिन आपका ज्योग्राफी का पेपर है। जो भी विद्यार्थी ज्योग्राफी अर्थात कि भूगोल विषय लिए हैं तो आपका एग्जाम होगा। तो देखिए हम लोग लगातार कल शाम में भी क्लासेज किए हैं और हम लोग का ये प्रयास है कि अब ज्योग्राफी में चूंकि आज का एक दिन अपने पास समय है पूरा रिवीजन करने का, तो सभी विद्यार्थियों का 70 में 70 अंक आए। तो इस उद्देश्य के साथ हम लोग क्लासेज करें। तो 70 में 70 लाना है तो सिर्फ सर ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चलेगा, पूरा आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी पढ़ना होगा। तो कल भी मैं आपको 70 वायरल ऑब्जेक्टिव और उसके साथ साथ 20 लघु उत्तरीय प्रश्न कराया था। आज भी मैं यही कॉन्सेप्ट इस समय के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। 70 ऑब्जेक्टिव और 20 आपका लघु उत्तरीय प्रश्न की चर्चा कर लेंगे। बस लघु उत्तरीय प्रश्न जो विद्यार्थी 40 रट लेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि 10 आपको लिखना है, 10 इसी में से आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास 140 प्रश्न ये हो गया। और उसके बाद देखिए फिर आज शाम में सबसे जो वायरल प्रश्न रहेगा उसका हम लोग 2 सेट क्लास करेंगे और फिर सुबह में बस इतना रट के जाइए, आसानी से आपका 70 में 70 आएगा। कोई प्रश्न नहीं होगा जो हम लोग क्लास से बाहर पूछा जाए, हर एक प्रश्न आप लोग क्लास से ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी जिनका भी विषय है, अब ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिएगा, सीखिएगा। पहले 70 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसको देखते हैं, फिर सब्जेक्टिव प्रश्न, ताकि सभी विद्यार्थी का 70 में 70 आए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। एक एक प्रश्न को रटते जरूर चलिएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन अर्थात कि WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बहुआ टाइप प्रश्न है सर, जेनेवा में। उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, सीधे प्रश्न का उत्तर रट के जाना है, क्योंकि कल पेपर है तो ये प्रश्न आएगा, आपको जेनेवा सही उत्तर करके आ जाना है। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है सर, जेनेवा में है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है। तो सार्क का, सार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षेस। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे ओपेक संबंधित है। ओपेक किससे संबंधित है, तो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट से। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा तीसरे नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर। कह रहे नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो नदी के सहारे बसा गांव जो है, मतलब कि नदी है और इसके चारों तरफ गांव बसा है, तो ये किस तरह का, देखिए रेखीय प्रतिरूप बना रहा है, तो रेखीय प्रतिरूप में आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रदेश में से कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद था सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये भी नगरीय था, लेकिन सबसे प्राचीनतम देखिए पूछ रहा है, ओल्डेस्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। कह रहा है प्रश्न आपसे कि निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है। तो इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। तो यहां पे है ऑप्शन सी पे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर आपको रट के जाना है। आगे बढ़ते हैं, अब रटने का समय है, जो भी प्रश्न आए रटते चलिएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, इसमें से कौन जो है आपका कल्चरल टाउन है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो मक्का, मक्का क्या है, कल्चरल टाउन है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़े, तो कह रहा है 8 नंबर प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था। तो सर्वाधिक प्रतिशत था, आप जानते हैं, गोवा में। कहा था सर, गोवा में। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा निम्न में कौन खनन नगर नहीं है। तो कौन खनन नगर नहीं है, तो देखिए झरिया भी है खनन नगर, रानीगंज भी है, यहाँ सब में मतलब कि कोयला का खनन होता है, खेतरी भी है, लेकिन पटना है खनन नगर, माइनिंग टाउन। पटना में माइनिंग होता है, नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रोहतक एक उदाहरण है। तो रोहतक जो है वो आपका सैटेलाइट शहर है, रोहतक। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पे 11 नंबर। कह निम्न में से कौन शहर गुजरात में अवस्थित नहीं है। तो देखिए सूरत, राजकोट, कंडला, ये सभी गुजरात में है, लेकिन नासिक गुजरात में है नहीं है। तो ऑप्शन बी बहुआ टाइप प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है।
तो भारत की जनगणना के अनुसार मतलब कि कौन जो है नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, तो 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में अगर संलग्न है, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या है, कृषि क्षेत्र, तो नगर का परिभाषा होगा तो नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 13 नंबर, कर निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है? तो भूमि निम्नीकरण हेतु देखिए भू क्षारता भी मतलब उत्तरदायी है, मृदा अपरदन भी है, जल जमाव भी है, तो इसीलिए ऑप्शन डी दिया है। इनमें से सभी सही उत्तर आपको करके आना है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, करे ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो ज्वार उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा है सर? महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो बॉक्साइट उत्पादन में उड़ीसा है। बॉक्साइट उत्पादन में क्या है? उड़ीसा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, करे गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? तो गुरु महिसानी खान जो है वो लौह अयस्क से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन सी बी अब का सही उत्तर है, ऑप्शन बी। और इस पे हम लोग चर्चा किए थे डिटेल में कल, ध्यान से। इसीलिए कोई भी क्लास अब आ रहा है एग्जाम तक, जो भी आपका सब्जेक्ट है तो उसे समझिए सभी महत्वपूर्ण है, वायरल प्रश्न का ही क्लासेज है, तो सभी क्लास को देखकर ध्यान से प्रश्न समझ लीजिएगा। कह रहा है निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज देखिए लौह अयस्क भी है, तांबा भी है, मैग्नीज भी है, इसीलिए ऑल ऑफ दीज के साथ जाएंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर याद करके जाइए। 18 पे प्रश्न है, भद्रावती का संबंध है, तो भद्रावती का संबंध है लौह इस्पात उद्योग से, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न, करे ट्राम्बे किस राज्य में है? तो ट्राम्बे जो है वो महाराष्ट्र में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे, रटते चलेंगे सर, अब रटने का समय है। करे बोकारो इस्पात केंद्र है, तो बोकारो जो इस्पात केंद्र है उस सार्वजनिक क्षेत्र का है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किस शहर को कहते हैं? तो कोयम्बटूर को। किसे कहते हैं सर? कोयम्बटूर को। ऑप्शन सी रट जाएंगे। कह रहा है आपसे कि गैरीसन नगर का संबंध है, तो गैरीसन नगर का संबंध देखिए होता है छावनी से, जहां पे सेना का छावनी वगैरह रहा हो तो उसे ये बोलते हैं गैरीसन नगर, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलाप में कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है? कृषि क्षेत्र, और कृषि कहां पे होगा? ग्रामीण क्षेत्र में, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीयक है औद्योगिक, तृतीयक है सेवा क्षेत्र। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है, तो भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है कि मतलब कि ज्यादा जो माइग्रेशन है, मेल माइग्रेशन कहां से कहां होता है? तो गांव से रूरल टू अर्बन, मतलब कि ग्रामीण से नगरीय, तो ऑप्शन सी सही उत्तर रट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 25 नंबर, करें 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। आप जानते हैं कल भी आया था प्रश्न, इसलिए रटते चलेंगे। करें निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो सर्वाधिक संख्या में कहां आते हैं? मुंबई में, महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर 27 नंबर प्रश्न की ओर, करें निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं है पूछ रहा है, तो रहन सहन की निम्न दशाएं है, ये नहीं है अपकर्ष कारक। दो तरह का, एक होता है एक पुल फैक्टर होता है अपकर्ष कारक, एक प्रतिकर्ष कारक होता है, तो प्रतिकर्ष कारक में आ जाएगा। रहन सहन की बेहतर दशा, अनुकूल जलवायु, शांति और स्थायित्व, ये सब जो है कारक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है कौन नहीं है पूछा था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है यहां पे रहा 28 नंबर। अच्छा यहाँ पे हम लोग देखें, चलिए 28 नंबर प्रश्न बिल्कुल यहाँ पे है। कह रहा निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश की, देखिए बात हो रहा है, राज्य की पूछता तो केरल, केंद्र शासित प्रदेश की पूछ रहा है तो लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 29 नंबर, कह रहा है कि निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो निश्चयवाद संकल्पना में प्राकृतिक घटक, नेचुरल कंपोनेंट को महत्वपूर्ण माना गया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर
हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न। करें मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक जो है ब्लास को बोलते हैं, तो ऑप्शन सी पे है, तो ब्लास महोदय को बोलते हैं, तो ऑप्शन सी रट जाएंगे। 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ें तो कह रहा है आपसे कि पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पर्यटन भूगोल जो है ये आपका पर्यटन है, टूरिज्म है, तो इसे इकोनॉमी मिलेगा, तो आर्थिक भूगोल में आ जाएगा। कल भी मैं आपको समझा रहा था इसको शॉर्ट आंसर टाइप में, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। कह रहे निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सघन जनसंख्या वाला है? तो सघन जनसंख्या वाला है वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, ऑप्शन ए सही। देखिए विषुवतीय रेखा है, सघन जनसंख्या वाला नहीं है, मरुस्थलीय क्षेत्र होगा नहीं होगा, ध्रुवीय प्रदेश भी नहीं होगा, इसलिए पश्चिम यूरोप हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार बिल्कुल सही उत्तर। 33 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करता है? तो एशिया में देखिए 60%, 60% निवास करता है विश्व जनसंख्या का, तो ऑप्शन डी सही उत्तर, क्योंकि एशिया में ही आपका आ गया, हम लोग चाइना बड़ा सा कंट्री, इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला, तो इसलिए 60%। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का पुश फैक्टर है? देखिए एक था पुल फैक्टर और ये है पुश फैक्टर नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। तो 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर देखें तो शैक्षणिक सुविधाएं नहीं है, बाकी जल अभाव, बेरोजगारी, महामारी सभी है, तो ऑप्शन बी 34 का सही उत्तर याद रखेंगे। 35 नंबर प्रश्न है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें उच्च होती है? ठीक है, तो ये दर होता है आपका जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है? तो प्रथम अवस्था में। किस अवस्था में? प्रथम अवस्था में, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, करे अरेबिका संबंधित है, तो अरेबिका किससे संबंधित है? कॉफी से, कॉफी उत्पादन से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। आगे बढ़ते हैं, देखिए एग्जाम में याद रखिएगा 35 ही प्रश्न बनाना है, लेकिन सर 35 में 35 ऑब्जेक्टिव सही हो और 35 में 35 सब्जेक्टिव, इसके लिए हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, तो इसलिए हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, देखते चलिए, और आगे सब्जेक्टिव प्रश्न भी इसी क्लास में हम लोग कवर करेंगे। हीराकुंड परियोजना है, तो हीराकुंड परियोजना आपका उड़ीसा में है, कहां है सर? उड़ीसा में, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न। करे लूना नदी के प्रवाह की दिशा है, तो लूना नदी की प्रवाह की दिशा, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन मैं देखूं तो पूर्वी, पश्चिम, दक्षिण, बिल्कुल यहाँ पे उत्तर न है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 38 का। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? तो सर्वाधिक प्रदूषित है यमुना, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का। 40 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आपसे कि पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो हरियाणा में। पानीपत तेल शोधन केंद्र कहां पे है? पानीपत ऑयल रिफाइनरी, तो आपका हरियाणा में है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का। 42 नंबर प्रश्न देखिए, करेक्ट कल्पक्कम किस राज्य में है? तो कल्पक्कम जो है वो तमिलनाडु में है, कहां है सर? तमिलनाडु में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखिएगा, करें मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? तो मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था? तो ये अमर्त्य सेन ने, ठीक है, अमर्त्य सेन और एक और थे आपके जो थे महबूब उल हक, मतलब पाकिस्तान के अर्थशास्त्री, और भारत के तो यहाँ पे एक ही है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 44 नंबर। करें निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लैटविया का जो लिंग अनुपात है, लैटविया देश का सेक्स रेशियो हाईएस्ट है पूरे मतलब विश्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। करें निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो विकास का सर्वोत्तम संकेतक है आपका गुण में धनात्मक परिवर्तन, मतलब पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, तो ऑप्शन सी पे दिया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। आगे की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। करें पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो पशुचारण फिर आ जाएगा किस में? कृषि से, मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर आपको करके आना है। करें निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल कौन है? चाय,
आप जानते हैं व्यापार का, जिसका मतलब कि व्यापार के उद्देश्य से जिसका खेती हो, तो चाय हो गया। सहकारी कृषि अधिक सफल रही, तो सहकारी कृषि डेनमार्क में सफल रहा था, कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो ऑप्शन डी सही उत्तर। रटते चलेंगे, अब रटने का समय, इसलिए सिर्फ प्रश्न उत्तर पे हम लोग फोकस है। कह रहे निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो पूंजीवादी में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होगा। और यहाँ पे समाजवादी में तो सार्वजनिक सेक्टर के हाथ में होगा, मिश्रित में तो दोनों के हाथ में होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कह रहे निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है, तो वन आधारित उद्योग है कागज उद्योग। कागज उद्योग जो है क्या है, वन आधारित उद्योग है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि विश्व का संगतम रेल तंत्र पाया जाता है, तो विश्व का संगतम रेल तंत्र जो है वो यूरोप में है। सबसे ज्यादा रेल का जाल कहां पे है, यूरोप में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आबादान उदाहरण है, तो आबादान किसका उदाहरण है, तेल पतन का, आयल पोर्ट का है। तो ऑप्शन ए। रटते चलेंगे, सारा वायरल प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नागासाकी उदाहरण है, तो नागासाकी जो है वो मत्स्य पतन का, फिशिंग पोर्ट का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर रट के जाएंगे। 54 पे देखिए प्रश्न है, कह रहा है स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से। चलिए 55 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिम यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है, तो किस मार्ग का उपयोग होता है, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग का उपयोग जो होता है उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम यूरोप के बीच व्यापार के लिए। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है, तो आंतरिक जो सामुद्रिक पतन है वो एथेंस नहीं है। पूछा है नहीं है तो एथेंस, बाकी कोलकाता भी है, मैनचेस्टर है, मेफिन्स भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है 57 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है, सर वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के चलते क्या होता है, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन होता है। करे प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है, तो प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। तो ऑप्शन सी रट के जाएंगे। 59 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहे आपसे कि निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजनक नहीं है, तो वायुजनक नहीं है कौन। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लूं, तो वायुजनक अतिसार है, डायरिया नहीं है, बाकी सभी वायुजनक है। श्वसन संक्रमण, नेत्र स्लम संक्रमण, श्वसनली शोध, सभी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है, तो महानदी के। किस नदी के, महानदी के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60। आगे बढ़ेंगे, 61 नंबर प्रश्न कह रहे तूतीकोरिन पतन अवस्थित है, तो तूतीकोरिन पतन तमिलनाडु में है। कहां है सर, तमिलनाडु में। ऑप्शन सी रट के जाएंगे। 62 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहां है, तो पूर्व मध्य रेल मंडल का कहां होगा, हाजीरपुर होगा। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय, हेडक्वार्टर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है आईटीडीपी है, तो ये तो मैं कल भी आपको बता रहा था आईटीडीपी क्या है, तो इसलिए अब तो जब जो प्रश्न रिपीट करो तो आपको रट जाना चाहिए। समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम है, ठीक है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न अगर निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है, तो पेय फसल कौन है, चाय और कॉफी दोनों पेय फसल है, विवरेज क्रॉप है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहे विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती, तो विस्तृत व्यापारिक अनाज जो कृषि है वो अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। तो ऑप्शन डी 65 का याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रिया से संबंधित है, तो पंचम क्रिया में क्या आता है, पॉलिसी फॉर्मेशन आता है, मतलब नीति का निर्धारण करना, है पंचम क्रिया में आएगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे लाल कॉलर का संबंध है, तो लाल कॉलर का संबंध किससे होगा, आपका प्राथमिक क्रिया से होगा, प्राइमरी सेक्टर से। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 67 का। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर प्रश्न कर निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है, तो पेशेवर सेवा आपका वकील का भी है, धोबी का भी है, नाई का भी है, प्रोफेशनल सर्विस। तो ऑप्शन डी सही उत्तर रट जाना है। 69 नंबर प्रश्न देखिएगा, कर निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलाप से संबंधित है, तो चतुर्थ सेक्टर में आपका आ जाएगा मतलब कि विश्वविद्यालय का शिक्षक, ये आ जाएंगे, ठीक बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के टीचर। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
70 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित क्रियाकलाप में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो चतुर्थ क्रियाकलाप में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। अब देखिए पूरा मैं 70 करा दिया, मैं बार बार आपको चीजें बता दे रहा हूं कि देखिए अगर आपको 35 में 35 चाहते हैं क्लास से आए तो कल का 70 प्रश्न, अभी का 70 प्रश्न, आज शाम में फिर 2 सेट आएगा, फिर सुबह में इतना रट के जाइएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न 35 से ज्यादा प्रश्न आ जाएगा, 35 ही बना कराना है। सब्जेक्टिव के लिए तो कल 20 प्रश्न दिया था, 20 प्रश्न मैं आज करा दे रहा हूं और वो बस ये 40 प्रश्न याद रखिएगा, 10 लिखना है, 10 इसी में से आ जाएगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चल रहा हूं सीधे सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। ध्यान से अब यहां से देखिएगा, समझिएगा। तो यहाँ पे मैं पहले पूरा आपको प्रश्न दिखा दे रहा हूं, फिर हम लोग प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए, 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, 10 का उत्तर देना है, 2 अंकीय प्रश्न है। तो सीधे 2 अंकीय प्रश्न, तो टू द पॉइंट उत्तर लिखना है। चलिए देखते हैं, समझते हैं, दिमाग में सेट करके जाइएगा। कह रहा जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न ये है। ठीक, आइए चलते हैं उत्तर की ओर। देखिए यहाँ पे पूरा मैं आपके लिए तैयार कर दिया हूं, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, यही प्रश्न था। देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ प्रति इकाई क्षेत्र आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। इसका सूत्र क्या होता है? जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। मतलब कि देखिए जनसंख्या घनत्व क्या है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं। तो ये क्या है? जनसंख्या घनत्व। तो जैसे मतलब कि हमारे भारत में किसका सबसे अधिक है? बिहार का, कि 1108 लोग रहते हैं 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो ये है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब कि 1 किलो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना लोग निवास कर रहे हैं, सामान्य भाषा में समझते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, है साक्षरता दर क्या है? यहाँ पे प्रश्न देख लेंगे, वही प्रश्न सेम चीज है यहाँ पे लिया गया, साक्षरता दर क्या है? तो साक्षरता दर कुल जनसंख्या के उस प्रतिशत को दर्शाता है जो पढ़ने और लिखने में सक्षम है। भारत में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है उसे क्या बोलते हैं? साक्षर कहते हैं। तो पूछ रहा है कि साक्षरता दर क्या है? तो भारत का जितना, देखिए किसी भी देश का साक्षरता दर, उसका जितना पॉपुलेशन है उसमें जो भी लोग जो हैं मतलब कि पढ़ने और लिखने की क्षमता रखते हैं, तो वही क्या होता है? उसका साक्षरता दर होता है। जैसे भारत में 7 वर्ष से ऊपर, 7 वर्ष से कोई नीचे है तो वो नहीं काउंट होगा। 7 वर्ष से ऊपर जो भी व्यक्ति है, 7 वर्ष से अधिक आयु का, अगर वो किसी भी भाषा को, एनी लैंग्वेज को समझकर पढ़ लेता है और लिख लेता है तो क्या है? साक्षर है। क्लियर है? चलिए दिमाग में सेट करते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करें मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आखिर में क्या है? तो मानव विकास सूचकांक जो है एक सांख्यिकी माप है जो किसी देश की स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर के क्षेत्र में औसत उपलब्धि को दर्शाता है। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट जो है आपका इंडेक्स HDI, वो क्या एक सांख्यिकी माप है जो बताता है हर एक देश का, किसी देश का जीवन प्रत्याशा कैसा है, वहां का शिक्षा में उस देश का क्या स्थान है, जीवन का स्तर कैसा है लोगों का। ठीक है, तो ये सभी चीजें बताता है मानव विकास सूचकांक। मानव का विकास मतलब नापने का एक क्या सूचकांक है? इंडेक्स है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे, करें गहन निर्वाह कृषि की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। गहन निर्वाह कृषि की 2 विशेषता बताइए। वही प्रश्न मैं दिखा दे रहा हूं कि यहां पे चल रहा है, तो आप लिख दीजिएगा कि गहन निर्वाह कृषि की निम्नलिखित 2 विशेषताएं हैं, तब एक पर लिखिएगा कि इसमें भूमि के, गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है कि इसमें भूमि के छोटे टुकड़ों पर अधिक श्रम का उपयोग करके अधिकतम उत्पादन किया जाता है। कि भूमि के छोटा टुकड़ा ले लेंगे और उसमें खूब श्रम लगाएंगे, मेहनत करेंगे और अधिक से अधिक यहीं से उत्पादन करेंगे। यह मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक और कृषि योग्य भूमि क्या है? कम है। देखिए जमीन का छोटा टुकड़ा लेकर हम ज्यादा मेहनत क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास जमीन कम है, और जमीन कम कहां पे है? जहां पे जनसंख्या ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तो ध्यान से चीजें समझते चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कर स्वच्छंद उद्योग क्या है? ठीक है, स्वच्छंद उद्योग क्या है, ये प्रश्न पूछा है। तो स्वच्छंद उद्योग वे उद्योग होते हैं जो किसी विशिष्ट कच्चे माल के स्रोत पर निर्भर नहीं होते और कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं। ये उद्योग मुख्य रूप से संगठक ऊर्जा और कुशल परिवहन पर आधारित होते हैं। देखिए इसमें क्या है, स्वच्छंद उद्योग जो है ये होता है कि मान लीजिए कुछ उद्योग होता है कि उसमें कच्चा माल लगेगा, तो वहां पे कंपनी वहीं पे इन्वेस्ट करता है जहां से कच्चा माल आसानी से मिल जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचे। लेकिन स्वच्छंद उद्योग में कच्चा माल की कोई आवश्यकता नहीं है, बनेगा कहीं और पर, सिर्फ असेंबल करना है उसको,
सिंपल भाषा में समझे तो, कि जो भी संगठक पुर्जा और कुशल जो है उसी पे मतलब वहां पे सिर्फ मतलब बना कहीं पे सामान, जो कहीं से वहां से यहाँ पे आया और यहाँ पे असेंबल हुआ और यहाँ से निकल गया आगे की तरफ। ठीक है, तो यही है आपका स्वच्छंद उद्योग, मतलब जो कहीं पे लगा सकते हैं और इसके लिए कच्चा माल का ये उपयोगिता देखने की आवश्यकता नहीं है। तृतीय क्रियाकलाप के 2 उदाहरण दीजिए, ये प्रश्न पूछा है। तो तृतीय क्रियाकलाप के 2 उदाहरण आप लिखिएगा, निम्नलिखित है, और एक पर लिखिएगा व्यापार और वाणिज्य। आप जानते हैं तृतीय क्रियाकलाप में आता है। 2 पर लिख दीजिएगा परिवहन एवं संचार सेवाएं, तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल के 2 उपागमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो मानव भूगोल के 2 उपागम कौन है? तो मानव भूगोल, देखिए आपको लिखना होगा कि मानव भूगोल के 2 उपागम निम्नलिखित हैं। एक पर है क्षेत्रीय विश्लेषण और 2 पर है स्थानीय संगठन। यही दो नहीं, दो कोई भी आप 2 उपागम लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है जल परिवहन से 2 लाभ लिखिए। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न आता है, यही सब 10 आपको बना कर आना है, इसलिए मैं कल 20 करा दिया, अभी का 20 40 रट जाइए, इसी में से 10 से ज्यादा प्रश्न आ जाएगा, 10 लिख कर आ जाइएगा। जल परिवहन के 2 लाभ मतलब बताना है, तो लिखिएगा जल परिवहन के 2 लाभ निम्नलिखित है। पहला लाभ है कि यह भारी और बड़े सामान को लंबी दूरी के परिवहन के लिए सबसे सस्ता साधन है, जल मार्ग के माध्यम से ले जाना। इसमें मार्गों के निर्माण और रख रखाव पर खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि नदियां और समुद्र प्राकृतिक मार्ग प्रदान करती है। मतलब देखिए रोड से आप ले जा रहे हैं, एयर मार्ग से ले जा रहे हैं, तो सब रिक्सिया ज्यादा कॉस्टली है, नदी से ज्यादा सस्ता है, क्योंकि उसमें जो है आपको मार्ग वगैरह पे खर्च करना नहीं है। नदी या समुद्र के माध्यम से आप एक जगह से दूसरे जगह पे सामान ले जा पाते हैं आसानी से। करे 2 प्रादेशिक व्यापार समूह का नाम लिखिए। देखिए सभी टू द पॉइंट प्रश्न है कि कोई भी 2 प्रादेशिक व्यापार समूह का नाम लिख दीजिए। तो एक यूरोपीय संघ हो गया, एक अपना आसियान हो गया, बस। अगला प्रश्न 10 नंबर है कि ग्रामीण बस्तियों के 2 प्रतिरूप का उल्लेख करें। तो ग्रामीण बस्ती का 2 प्रतिरूप कौन है? एक रेखीय प्रतिरूप, एक वृत्ताकार प्रतिरूप। जैसे जो नदी वाला पढ़ रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे जो बसा है वो रेखीय, और एक वृत्ताकार है, जो एक मान लीजिए तालाब है उसके चारों तरफ बस गया गांव, तो पूरा वृत्ताकार प्रतिरूप हो गया। ठीक है, यही प्रश्न था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। कह रहा है प्रवसन के 2 अपकर्ष कारक का उदाहरण दीजिए। ठीक है, 2 जो है पुल फैक्टर का उदाहरण आपको देना है, तो लिख दीजिएगा प्रवसन के 2 अपकर्ष कारक के उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है काम के बेहतर और नियमित अवसर, और दूसरा है रहन सहन की अच्छी सुविधाएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सेवाएं। यही 2 तो मेन कारण है कि आदमी देखिए कहीं पे जाता क्यों है, बेहतर काम की तलाश में, और वहां पे उसका नियमित उसको काम मिले, या रहन सहन की अच्छा सुविधा हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छा मतलब की सेवा उपलब्ध हो, तो इसलिए आदमी एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो यही हो गया पुल फैक्टर। चलिए प्रवसन का अर्थ क्या है, मतलब माइग्रेशन का मतलब आप क्या समझते हैं समझाइए। तो माइग्रेशन का अर्थ होता है लोग एक भौगोलिक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना। यह अस्थाई, अस्थाई या मौसमी हो सकता है। मतलब कि माइग्रेशन का मतलब क्या है कि आप एक भौगोलिक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर रह रहे हैं। यह अस्थाई भी हो सकता है, परमानेंट भी जाकर आप बस गए, अस्थाई भी कुछ दिन के लिए गए हैं, मौसम के मतलब मौसम भर के लिए गए हैं, आपके यहाँ मौसम चेंज हुआ तो वहां पे आप चले गए। तो ये चीजें हैं। कह रहा है गंदी बस्ती से आप क्या समझते हैं? गंदी बस्ती का मतलब स्लम एरिया की बात कर रहा है कि स्लम क्या है। तो गंदी बस्ती उन क्षेत्रों को कहते हैं जहां घनी आबादी, जर्जर आवास, अस्वास्थ्यकर वातावरण और बुनियादी सुविधाएं जैसे स्वच्छ पानी, बिजली और जल निकासी के अभाव में होता है। मतलब गंदी बस्ती, स्लम एरिया का मतलब क्या है कि घनी बस्ती हो जहां पे, और जहां पे लोग का आवास जो है घर रहने के लायक नहीं हो, वहां पे स्वास्थ्य वाला कोई भी वातावरण नहीं हो, वहां पर वातावरण ऐसा हो कि किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए, बुनियादी सुविधा जैसे स्वच्छ पानी भी नहीं पहुंचे, बिजली भी नहीं पहुंचे, जल का भी निकासी नहीं हो, जल लग जाए तो आसानी से नहीं निकल पाए। और आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा गंदी बस्ती मतलब स्लम एरिया कहां पे? मुंबई में है। भारत के मुंबई में धारावी जो है वो सबसे बड़ा स्लम एरिया पूरा दुनिया का। दक्षिण भारत के 2 महानगर के नाम लिख दीजिए, साउथ इंडिया के। तो लिख दीजिए दक्षिण भारत के 2 महानगर के नाम निम्नलिखित है, चेन्नई और बेंगलुरु। रट जाइए, चेन्नई बेंगलुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। करे भारत में घटते जल संसाधन के 2 उत्तरदायी कारक, मतलब भारत में जल संसाधन क्यों कम हो रहा है, इसके 2 प्रमुख कारण बताइए। तो देखिए पहला कारण है कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की मांग में अत्यधिक वृद्धि हो रहा है, और दूसरा कारण है कि औद्योगिक और कृषि कचरे के कारण जल स्रोत का प्रदूषण, मतलब जो जल है वो प्रदूषित होते जा रहा है, उसको हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं, औद्योगिक कचरा बहाकर, कृषि संबंधी कचरा उसमें फेंक कर, नाला वगैरह का पानी उसमें मिलाकर, और जनसंख्या बढ़ ही रहा है, एक तरफ जल कम कर रहे हैं और संख्या बढ़ा रहे हैं। तो यही तो मुख्य कारण हो गया। तो
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। करे कि भारत के 4 कपास उत्पादक राज्य के नाम बताइए। मतलब ऐसे भारत के राज्य जहां पे कपास का उत्पादन होता है तो गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में, ये रट जाना है। अगला प्रश्न है कि भारत के 4 मैग्नीज उत्पादक राज्य का नाम। तो 4 मैग्नीज उत्पादक कौन कौन राज्य है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। टू द पॉइंट है, याद करना पड़ेगा। 4 कपास उत्पादक तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 4 मैग्नीज उत्पादक उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। पूरा आपको रटना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया प्रश्न हमारा। 18 पे प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात होता है वो आखिर में क्या है, ये समझाइए। ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए सतत मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत पोषणीय विकास, उसका अर्थ होता है कि ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को इस प्रकार पूरा किया जाए कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं और संसाधनों से समझौता न हो। तो देखिए डेवलपमेंट तो अपने को करना है, डेवलपमेंट के बिना जीवन नहीं चलेगा, लेकिन डेवलपमेंट करना है लेकिन सस्टेनेबल, जो धारणीय हो, सतत हो। ऐसा डेवलपमेंट नहीं कि जो पूरा हमारा मतलब कि जो भी प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं या जो भी हमारे साथ संसाधन है उसको इतना ना हम लोग विदोहन कर लिए कि आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो इस प्रकार डेवलपमेंट करना है, संसाधन का इस प्रकार सदुपयोग करना है कि हमारी वर्तमान आवश्यकता तो पूरा हो लेकिन भावी पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन बचा रहे। यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। कह रहे कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का प्रमुख प्रभाव क्या है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि रेवोल्यूशन हुआ था भारत में, तो उसका प्रमुख प्रभाव क्या क्या देखने को मिला। तो लिख दीजिएगा, प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। इसमें देश के बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। ठीक, मतलब कि आप जानते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा रोजगार मिलता है। इसने भारत को एक वैश्विक सेवा केंद्र मतलब ग्लोबल सर्विस हब के रूप में स्थापित कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 20 नंबर। करे आपसे कि उदारीकरण क्या है, यहां पे देखेंगे 20 नंबर। करे उदारीकरण से आप क्या समझते हैं बताइए। तो उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था पर सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण, प्रतिबंध और लाइसेंसिंग प्रणाली को सरल या समाप्त करना ताकि निजी क्षेत्र स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। मतलब सरकार उदारीकरण अपना रहा है, अर्थव्यवस्था में जो भी है अनावश्यक नियंत्रण, जिससे कोई कंपनी कहीं पर स्थापित नहीं हो सकता है, विदेश से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, वो खत्म करना, लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म करना। क्योंकि देखिए हमारे भारत में क्या है कि तमाम आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, कुछ भी खोलना है तो उसी में काफी लोग फंस के रह जाते हैं। तो ये सभी खत्म कर देना ताकि कोई भी आदमी अपना आसानी से बिजनेस वगैरह कर सके और बाहर से भी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट कर सके, अपने जो भी ब्रांच है यहाँ पे खोल सके। तो वही है उदारीकरण। अब ये तो हो गया 10 प्रश्न का उत्तर दे देंगे आप। अब देखिए 21 से 26 तक प्रश्न पूछेगा, लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न, जिसके लिए 5 अंक मिलेगा। इसमें से 3 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो इसी से संबंधित प्रश्न रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा आपका कि उसमें थोड़ा सा आपको लॉन्ग मतलब कि थोड़ा सा विस्तार से आपको उत्तर लिखना होगा। तो अगर आप लोग का डिमांड आएगा तो शाम के क्लास में देखिए लघु उत्तर ये तो हमारा मतलब कि तमाम हम लोग पढ़ लिए, 40 काफी है, 10 ही का उत्तर लिखना है, इसमें से आ जाएगा, 40 रट जाएगा। कल 20 करा दिया था, अभी का 20। दीर्घोत्तरीय का डिमांड आएगा तो वो हम लोग चर्चा कर लेंगे। और बाकी ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव कल भी पढ़े थे, आज भी पढ़े हैं, फिर आज शाम में भी पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव तो हम लोग इतना कर ले रहे हैं कि इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा ही नहीं। तो 70 में 70 आपका आएगा आसानी से ज्योग्राफी में। तो जो भी कल क्लास हुआ था या अभी हुआ है, ये पूरा देखकर आप रट जाइए, चीजें समझ लीजिए, पूरा याद कर लीजिए। मिलते हैं शाम के क्लास में, तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।